Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary. Let us today we get started with the third part of our series Integration of the Princely States, and in this very series our major concern is integration of Jammu and Kashmir with the Indian Union. In the previous video lecture, we have learned about various steps taken by the Sheikh Mohammed Abdullah's government for the welfare of the common public, most importantly for the welfare of the peasant community. At the concluding part of our previous video lecture, we have studied that Sheikh Mohammed Abdullah was arrested in 1953 by Government of India on proclaiming the concept of self-determination, and Government of India made the Deputy Prime Minister of Jammu and Kashmir during the Sheikh Mohammed Abdullah's government, that is Bakshi Ghulam Mohammed, as the next or the second Prime Minister of Jammu and Kashmir. हमने समझा था 1953 से लेकर 1964 तक ये जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब थे, he was kept behind the bars for 11 years. And also in 1953 जो बख्शी गुलाम मोहम्मद थे, इनको बनाया जाता है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी ये इन्हें बनाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका मतलब ये हुआ ये हमारी बनते हैं सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आइडियोलॉजी थी, इनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहिए था, इसलिए इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड्स रिसीव नहीं किए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एड एक्सेप्ट नहीं की थी। लेकिन उसके बाद जब इन्हें अरेस्ट किया जाता है और 1953 में बख्शी गुलाम मोहम्मद यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किए जाते हैं, तो बख्शी गुलाम मोहम्मद बहुत ज्यादा बख्शी गुलाम मोहम्मद रिसीव्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनका मकसद ये था कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट था, उसे हम कहते हैं नया कश्मीर मैनिफेस्टो। नया कश्मीर मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए ले डाउन किया गया था। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि 1944 में क्या हो जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए एक मैनिफेस्टो पास किया जाता है जिसे हम कहते हैं नया कश्मीर मैनिफेस्टो। और ये जो नया कश्मीर मैनिफेस्टो था, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक इजलास होता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्किंग बॉडी का एक इजलास होता है सोपोर में, और वहीं पर एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है जिस रिजोल्यूशन को नया कश्मीर मैनिफेस्टो के नाम से हम जानते हैं। ये 1944 में पास किया गया था। और इस नया कश्मीर मैनिफेस्टो का मकसद ये था कि तीनों रीजन्स जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तीनों रीजन्स की एक यूनिफॉर्म ऑलराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस इस पर यह था कि जम्मू एंड कश्मीर को इकोनॉमिकली किस तरह से अपलिफ्ट किया जाए। एंड इसके दो पार्ट थे, एक था इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जम्मू एंड कश्मीर का किस तरह से बेहतर बनाया जाएगा, दूसरा यह था कि जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर था वो किस तरह से फ्रेम किया जाएगा। बाय द कोर्स ऑफ टाइम अब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को 1953 में अरेस्ट किया जाता है और यहां पर बख्शी गुलाम मोहम्मद को यहां पर प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किया जाता है। और बख्शी गुलाम मोहम्मद ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि जम्मू एंड कश्मीर को इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करने के लिए, और इसके लिए इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ह्यूज फंड्स भी रिसीव किए ताकि जम्मू एंड कश्मीर को इकोनॉमिकली अपलिफ्ट किया जाए, इकोनॉमिकली एम्पावर किया जाए। तो अब हम ये कहेंगे कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ बख्शी गुलाम मोहम्मद जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमिकली डिपेंड रहा था किस पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर। बख्शी गुलाम मोहम्मद रिसीव्ड ह्यूज फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताकि जम्मू एंड कश्मीर का जो नया कश्मीर मैनिफेस्टो की रेजोल्यूशन था जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर की हमने करनी थी, उसको अमली शक्ल दी जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली और सही तरह से कोशिश की जाती है कि ये जो इकोनॉमिकली जम्मू कश्मीर को डेवलप किया जाए, इसके लिए हर एक कदम उठाया जाता है। और यहां पर आप याद रखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन ही बहुत सारे स्टेप्स बख्शी गुलाम मोहम्मद के एरा में उठाए गए थे, जिन स्टेप्स की बदौलत जम्मू एंड कश्मीर को किसी हद तक मॉडर्नाइज किया गया था। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर का मॉडर्नाइजर कहा जाता है बख्शी गुलाम मोहम्मद को। ही इज ऑल्सो नोन एज द मॉडर्नाइजर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर।
यहां पर हम जल्दी से एक बार फिर इसे कोशिश करते हैं समझने की। 1953 में क्या होता है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे इनको अरेस्ट किया जाता है और 1964 तक इन्हें जेल में रखा जाता है। हम ये कहेंगे कि 11 साल तक ये जेल में रहते हैं। इस दौरान ये जो बख्शी गुलाम मोहम्मद थे इनको जम्मू एंड कश्मीर का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए। बख्शी गुलाम मोहम्मद के जरिए हर एक कोशिश की जाती है कि जो एक नया कश्मीर मैनिफेस्टो था, ये जो नया कश्मीर मैनिफेस्टो था ये 1944 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक इजलास बुलाया था सोपोर में। वहां पर ये रेजोल्यूशन पास किया जाता है नया कश्मीर मैनिफेस्टो। इस नया कश्मीर मैनिफेस्टो का मकसद ये था कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के तीनों रीजन्स की इक्विटेबल यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। और ये जो नया कश्मीर मैनिफेस्टो था ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक डील करता था किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर को इकोनॉमिकली अपलिफ्ट किया जाए तीनों रीजन्स को, और दूसरा पार्ट कंसर्न रहता था कि जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसको किस तरह से फ्रेम किया जाए। अब जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जेल में हैं तो बख्शी गुलाम मोहम्मद प्राइम मिनिस्टर हैं, तो बख्शी गुलाम मोहम्मद के जरिए ह्यूज फंड्स रिसीव किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए, ताकि ये जो जम्मू एंड कश्मीर को इकोनॉमिकली हमने डेवलप करना था एज पर नया कश्मीर मैनिफेस्टो, इसको अमली शक्ल दी जाए। और बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं बख्शी गुलाम मोहम्मद के जरिए जम्मू एंड कश्मीर को मॉडर्नाइज करने के लिए। दैट इज व्हाई बख्शी गुलाम मोहम्मद इज कॉल्ड मॉडर्नाइजर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोली गई जहां पर मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा जो एजुकेशन है इसको आम किया जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारे डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री इसको फरोग दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम यहां पर याद रखेंगे जो परमिट सिस्टम था इसको यहां पर ये जो बख्शी गुलाम मोहम्मद थे इनके जरिए इसे यहां पर एबॉलिश किया जाता है। ये परमिट सिस्टम क्या था? ड्यूरिंग द डोगरा रूल इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर में अगर कोई आउटसाइडर एंटर हो जाता था उसे एक परमिट बनाना होता था, और परमिट के बगैर अगर वो जम्मू एंड कश्मीर में एंटर होता था उससे समझा जाता था कि ये जम्मू एंड कश्मीर में इलीगली एंटर हुआ है। इसलिए परमिट सिस्टम बनाने के बाद ही वो एलिजिबल होता था जम्मू एंड कश्मीर में एंटर होने के लिए। जैसे हम रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में अगर हमने जाना होगा तो हमने पासपोर्ट बनाना है, और पासपोर्ट के बाद हमें जो परमिट दिया जाता है वो इन द शेप ऑफ वीजा हमें मिलता है, फिर ही हम उस कंट्री में एंटर हो सकते हो। किसी हद तक सेम यही सिचुएशन थी विद द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जब टूरिज्म इंडस्ट्री को जम्मू एंड कश्मीर में बख्शी गुलाम मोहम्मद के जरिए बहुत ज्यादा फरोग देने की कोशिश की गई, तो यहां पर ये जो परमिट सिस्टम था ये समझा जाता था कि ये एक हर्डल है, ये एक चैलेंज है टूरिज्म इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा आगे ले जाने के लिए। और बख्शी गुलाम मोहम्मद के जरिए ये जो परमिट सिस्टम है इसको परमानेंटली एबॉलिश किया जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि परमिट सिस्टम जो जम्मू एंड कश्मीर में प्रेवलेंट था ये किसके एरा में एबॉलिश किया गया, तो ये बख्शी गुलाम मोहम्मद के एरा में एबॉलिश किया गया। इससे पहले हम ये बताएंगे कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे और यहां पर जवाहरलाल नेहरू एंटर हो रहे थे। एक जगह है दुमेल, वहां पर जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट किया गया था बिकॉज ही वाज नॉट हैविंग ए परमिट टू एंटर इन द जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सिस्टम था जम्मू एंड कश्मीर का, तो ये सिस्टम जो परमिट सिस्टम था इसको एबॉलिश किया गया था बख्शी गुलाम मोहम्मद के जरिए। उसके बाद दूसरा इनिशिएटिव जो बख्शी गुलाम मोहम्मद के एरा में लिया गया था दैट वाज कंस्ट्रक्शन ऑफ द बानी हाल टनल। ये जो बानी हाल टनल है जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनके नाम पर ये टनल बनाई गई है, और ये जो टनल है ये बख्शी गुलाम मोहम्मद के एरा में बनाई गई थी फ्रॉम 1954 टू 1956। और ये जो टनल थी इसके जरिए मुमकिन हो पा रहा था कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी जम्मू एंड कश्मीर की विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया पॉसिबल थी। 22 ऑफ दिसंबर 1956 से ये टनल जो है ये ऑपरेशनल हुई, ये आम लोगों के लिए छोड़ी गई। और एक इनिशिएटिव
जो लिया गया था वो ये था, एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग देने के लिए काम किया जाता है कि मोबाइल स्कूल्स बनाए जाते हैं। मोबाइल स्कूल का मतलब ये हुआ कि जो हमारी पेस्टोरल कम्युनिटी है, जो हमारी नोमेडिक कम्युनिटी है, जो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उनको एजुकेट करने के लिए, उनकी लिटरेसी रेट को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए मोबाइल स्कूल्स एस्टेब्लिश किए गए। और ये जो मोबाइल स्कूल्स थे ये शिफ्ट करते रहते थे एज पर देयर मोमेंट। इसी तरह से कल्चरल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए, या इरिगेशन फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए बख्शी गुलाम मोहम्मद के एरा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम था, जिसके जरिए से मकसद ये था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए जो इरिगेशन फैसिलिटीज है वो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम लाई गई, जिसके जरिए से इलेक्ट्रिक पंप्स के जरिए पानी को लिफ्ट किया जाता था और लोगों के जो फील्ड्स थे उन तक पहुंचाया जाता था। उसके बाद क्या हो जाता है कि जब वक्त था 1963 का, 1963 के दौरान क्या होता है कि एक प्लान आता है, उसे हम कहते हैं कामराज प्लान। ये जो कामराज प्लान था, एक सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस था, उनका नाम था के कामराज। ही वाज फ्रॉम द तमिलनाडु, आल्सो वी कैन से ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ erstwhile मद्रास। एज पर द कामराज प्लान 1962 में इंडिया ने विटनेस किया था इंडो चाइना वार, और जिसके जरिए से इकोनॉमिकली इंडिया किसी हद तक रियून हुआ था। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए के कामराज प्लान आ जाता है। मकसद कामराज प्लान का यह था कि जितने भी सीनियर लीडर्स ऑफ कांग्रेस थे या डिफरेंट एलाइज जो कांग्रेस पार्टीज के थे, उनको कहा गया कि आप रिजाइन दे दीजिए। ऑन अकाउंट ऑफ दिस 1963 में क्या हो जाता है कि ये जो बख्शी गुलाम मोहम्मद थे ये यहां पर रिजाइन देते हैं ऑन अकाउंट ऑफ कामराज प्लान। तो फाइनली जब वक्त था 1963 का, तो यहां पर जो गुलाम मोहम्मद सादिक थे इनको जम्मू एंड कश्मीर का थर्ड प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। तो गुलाम मोहम्मद सादिक जो था ये रहे थे 1955 में एजुकेशन मिनिस्टर ड्यूरिंग द रीन ऑफ द बख्शी गुलाम मोहम्मद। मीन्स ये जो बख्शी गुलाम मोहम्मद थे इनके कैबिनेट मेंबर रहे थे गुलाम मोहम्मद सादिक 1955 में एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, और उनके जरिए ही एजुकेशन पॉलिसी भी दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर की। तो पहले ये हम याद रखेंगे यहां पर कि ड्यूरिंग द रीन ऑफ गुलाम मोहम्मद सादिक 1964 में क्या होता है, ये जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे ये इन्हें रिलीज करते हैं। मींस गुलाम मोहम्मद सादिक शेख अब्दुल्ला को रिहा करते हैं जेल से 1964 में 11 ईयर्स के बाद। एक काम। दूसरा काम ये करते हैं कि जब जम्मू एंड कश्मीर का इंटीग्रेशन हुआ था विद इंडियन यूनियन, जम्मू एंड कश्मीर ने 3 सब्जेक्ट सरेंडर किए थे, दैट इज करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। ये वो 3 अफेयर्स थे जो जम्मू एंड कश्मीर ने सरेंडर किए थे। रेस्ट ऑफ द अफेयर्स जो थे वो जम्मू एंड कश्मीर खुद कंडक्ट कर रहा था। लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम क्या हो जाता है, जो स्टेट इमरजेंसी थी, स्टेट इमरजेंसी के जो प्रोविजंस थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 356 एंड अंडर आर्टिकल 357, ये जो स्टेट इमरजेंसी थी टिल द रीन ऑफ गुलाम मोहम्मद सादिक जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं थे। इट वाज ड्यूरिंग द रीन ऑफ गुलाम मोहम्मद सादिक दैट स्टेट इमरजेंसी एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अप्लाइड टू इंडिया अंडर आर्टिकल 356 एंड अंडर आर्टिकल 357। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम और फर्दर यहां पर हम याद रखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर था, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर का खुद का प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, जम्मू एंड कश्मीर का खुद का सदर रियासत प्रेसिडेंट ऑफ ए स्टेट हुआ करता था। लेकिन ये जो पोजीशन थी, एक अमेंडमेंट पास किया जाता है जिसे हम कहते हैं 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1965। ये जो 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1965 पास किया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन में पास किया जाता है। इसके जरिए जो नोमेनक्लेचर था प्राइम मिनिस्टर का उसको चेंज करके चीफ मिनिस्टर किया जाता है, जो नोमेनक्लेचर था सदर रियासत का उसको चेंज करके गवर्नर किया जाता है। इट मीन्स जो पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर था उसको रिवर्स करके चीफ मिनिस्टर किया गया, पोजीशन ऑफ सदर रियासत जो थी उसको चेंज करके गवर्नर किया गया। दस वी कैन से गुलाम मोहम्मद सादिक एक्टेड एज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गुलाम मोहम्मद सादिक आल्सो एक्टेड एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज
because it was his reign. It was he who changed the nomenclature from prime minister to chief minister. और उसके बाद अगर हमने ये समझना होगा कि सदर रियासत की क्या पोजीशन रहती है, तो सदर रियासत को गवर्नर में कन्वर्ट किया जाता है, तो पहले सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह ही रहते हैं, लास्ट सदर रियासत भी डॉक्टर करण सिंह ही रहते हैं, लेकिन यहां पर फर्स्ट गवर्नर भी जो है वो भी डॉक्टर करण सिंह ही रहते हैं। तो उसके बाद गुलाम मोहम्मद सादिक के जरिए भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कहा जाता है कि गुलाम मोहम्मद सादिक की जो पॉलिसी थी वो लिबरल पॉलिसी थी। उन्होंने बहुत तरह की कोशिश की थी कि लोगों को हर तरह की जो मदद है वो फराहम की जाए और लोगों को हर तरह की एक्सप्लॉयटेशन से निकाला जाए, और इसी कोशिश में बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स लिए गई थी गुलाम मोहम्मद सादिक की सरकार ने। फाइनली जब वक्त था 10 दिसंबर 1971, ये जो गुलाम मोहम्मद सादिक थे इनकी यहां पर डेथ हो जाती है। जब गुलाम मोहम्मद सादिक की डेथ हो जाती है और उसके बाद जब वक्त था 12 दिसंबर 1971, ये जो सैयद मीर कासिम थे इनको जम्मू एंड कश्मीर का नया चीफ मिनिस्टर जो हम कहेंगे, इनको जम्मू एंड कश्मीर का सेकंड चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। इस कंसेप्ट को हम यही तक रखते हैं फिलहाल के लिए, इसको हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। फिलहाल के लिए हमने 2 और कंसेप्ट हमने पढ़ने चाहिए थे इससे पहले, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ था जब जम्मू एंड कश्मीर ने ट्राइबल इन्वेजन विटनेस किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब वक्त था 30 अक्टूबर 1947, ये जो ट्राइबल्स थे ये किसी हद तक सक्सेसफुली जम्मू एंड कश्मीर का जो 78,114 स्क्वायर किलोमीटर की जो टेरिटरी थी वो जम्मू एंड कश्मीर की वो अपने कब्जे में करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के नाम से समझते हैं या जानते हैं। तो फाइनली ऑन अकाउंट ऑफ दिस अब जम्मू एंड कश्मीर का जो एक्सेशन हुआ था वो इंडियन यूनियन से हुआ था, और इसी बिना पर क्या होता है कि जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, ये क्या काम करते हैं, ये यूएनओ चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? यूएनओ। और ये वक्त था जनवरी 1948 में। जो जवाहरलाल नेहरू थे ही वेंट टू यूएनओ अगेंस्ट द क्लेम ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह से उन्होंने 78,114 स्क्वायर किलोमीटर की जो टेरिटरी थी अपने कब्जे में की थी। ऑन अकाउंट ऑफ दिस यूएनओ जो है ये फंक्शन करता है अपने 6 ऑर्गन्स के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो 5 ऑर्गन्स है वो ऑपरेशनल है, वो फंक्शनल है। एक ऑर्गन जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो सस्पेंडेड मूड में है, और इसी तरह से एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से। ये जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का ऑर्गन है तो यहां पर 15 मेंबर्स की सीट रंगत होती है। 10 यहां पर नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट होते हैं 2-2 सालों के लिए, और 5 जो कंट्रीज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनके पास वीटो पावर होता है। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस एंड यूके। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस एंड यूके आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो जब जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनके जरिए यूएनओ में क्लेम यहां पर डाली जाती हैं कि जनवरी 1948 में कि पाकिस्तान के जरिए जो 78,114 स्क्वायर किलोमीटर की जो जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी है उस पर इलीगली कब्जा किया हुआ है। इस पर यूनाइटेड नेशंस के जरिए एक रेजोल्यूशन आता है जिसे हम समझ सकते हैं रेजोल्यूशन नंबर 47 के नाम से, और ये जो रेजोल्यूशन था ये आता है 21 अप्रैल 1948 को। और इस रेजोल्यूशन में यूएनओ के जरिए जो डिक्लेरेशन पास किया जाता है, जो जजमेंट पास किया जाता है, वो 3 डिक्लेरेशंस थी। पहली डिक्लेरेशन में ये कहा गया कि पाकिस्तान मस्ट वोकेट द एरियाज जो जम्मू एंड कश्मीर के इन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई किए हुए हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इंडिया मस्ट मेंटेन मिनिमम फोर्सेस so that law and order may get restored, मीन्स कि जो इंडिया की फौज है वो कम से कम यहां पर रहनी चाहिए और बॉर्डर एरियाज में ही रहनी चाहिए, ताकि जम्मू एंड कश्मीर की जो इंटेग्रिटी है, जम्मू एंड कश्मीर की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि वो कंडीशंस क्रिएट होनी चाहिए, ए पीसफुल एटमॉस्फेयर मस्ट बी क्रिएटेड सो दैट एन इम्पार्शियल प्लेबिसाइट एंड रेफरेंडम मे बी कंडक्टेड सो दैट the future of Jammu and Kashmir may be decided।
तीन स्टेटमेंट हमने यहां पर समझे कि जो रेजोल्यूशन नंबर 47 आता है, ये आता है 21 अप्रैल 1948। इसमें से तीन बातें इस रेजोल्यूशन में कही जाती हैं। पहला स्टेटमेंट ये था कि पाकिस्तान ने जो जम्मू एंड कश्मीर के एरियाज अपनी ऑक्यूपेशन में किए हुए हैं, पाकिस्तान मस्ट वोकेट दोज एरियाज। जब वो एरियाज वोकेट हो जाएंगे, एक मसला यहां पर हल हुआ। दूसरा ये कि इंडिया की फौज खुद नहीं आई थी, इंडिया की फौज यहां पर बुलाई गई थी। तो दूसरे स्टेटमेंट में यह कहा जाता है कि इंडिया मस्ट कीप द मिनिमम फोर्सेस इन जम्मू एंड कश्मीर ओनली टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, जब तक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए। तीसरा स्टेटमेंट ये कि एक पीसफुल एटमॉस्फेयर जम्मू एंड कश्मीर का क्रिएट होना चाहिए, ताकि एक इम्पार्शियल प्लेबिसाइट किया जाए, ताकि जम्मू एंड कश्मीर का फ्यूचर डिसाइड किया जाए, वेदर दे वांट टू इंटीग्रेट विद इंडियन यूनियन और दे वांट टू इंटीग्रेट विद पाकिस्तान और दे वांट टू रिमेन इंडिपेंडेंट। लेकिन ना ही पाकिस्तान के जरिए वो एरियाज कभी छोड़ी गई, ना ही इंडिया की फौज यहां पर कभी चली गई, और ना ही पीसफुल एटमॉस्फेयर जम्मू एंड कश्मीर में कभी यहां पर क्रिएट किया गया या क्रिएट करने की कोशिश की गई बोथ कंट्रीज के जरिए। तो फाइनली क्या हो जाता है, ऑन अकाउंट ऑफ दिस रेजोल्यूशन दोनों कंट्रीज के जरिए एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है ऑन द बेस ऑफ दिस रेजोल्यूशन नंबर 47 डेटेड 21 अप्रैल 1948। इसे हम समझ सकते हैं कराची सीज फायर एग्रीमेंट। ये जो कराची सीज फायर एग्रीमेंट था, ये 1949 में साइन किया गया था, जिसके बाद जैसे हम कहते हैं जंग बंदी का ऐलान किया गया कि दोनों कंट्रीज जो हैं ये बॉर्डर को रेस्पेक्ट करेंगे और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो अब तय हुई है इसको ये वायलेट नहीं करेंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो पोजीशन है वही रहती है, वही रेजोल्यूशन है ये जिसकी मैनी टाइम्स बात की जाती है। दूसरा जो कंसेप्ट हमने समझना था वो ये था कि जम्मू एंड कश्मीर जो था इसका खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर था। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसे आता है, 1950 में क्या हो जाता है कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इनके जरिए एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है और उस रेजोल्यूशन में ये डिमांड करते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट होनी चाहिए, ताकि जम्मू एंड कश्मीर की एक खुद की कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाए। क्या होता है कि जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर था, तो फाइनली 1950 में क्या होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। उस रेजोल्यूशन में ये डिमांड करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन होनी चाहिए, ताकि जम्मू एंड कश्मीर की एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम की जाए। ऑन अकाउंट ऑफ दिस हमने पढ़ा था हरी सिंह ने 1949 में अपनी पोजीशन दी थी डॉक्टर करण सिंह को। तो इसी तरह से क्या होता है कि 1951 में क्या होता है, ये जो करण सिंह थे इनके जरिए एक प्रोक्लेमेशन पास किया जाता है, जिस प्रोक्लेमेशन में कहा जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे और जिसके जरिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट की जाएगी, ताकि जम्मू एंड कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर डिजाइन दिया जाए। और ये जो इलेक्शन है ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बेसिस पर कंडक्ट किए जाएंगे। दैट मीन्स 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। ये जो डिक्लेरेशन है ये डॉक्टर करण सिंह के जरिए 1951 में पास किया जाता है। फाइनली हम यहां पर समझेंगे कि ये जो करण सिंह थे इनके जरिए 1951 में एक प्रोक्लेमेशन पास किया जाता है, जहां पर कहा जाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शंस होंगे, जिसके जरिए से जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है जम्मू एंड कश्मीर का उसको फ्रेम किया जाएगा। ऑन अकाउंट ऑफ दिस यहां पर कहा जाता है कि जो इलेक्शन होने वाले हैं वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट मीन्स 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। यहां पर कहा जाता है कि एक सीट का जो वैल्यू है 1 सीट वाज एलोटेड 40,000 पॉपुलेशन, मीन्स कि जो 40,000 वोटर्स थे उनके लिए एक सीट रखी गई। इस तरह से सीट्स का वैल्यू रखा गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास जो सीट्स की स्ट्रेंथ थी वो 75 थी। जब इलेक्शन होते हैं 75 की 75 जो सीट्स थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाती हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसको फ्रेम दिया जाता है। तो फाइनली हम यहाँ पर याद रखेंगे जब वक्त था
अक्टूबर 1951 जम्मू एंड कश्मीर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना पहला सेशन कंडक्ट करती हैं। फाइनली जब वक्त था 17 नवंबर 1956 Constitution of Jammu and Kashmir was completed. The first session of Constituent Assembly was held in October 1951. So finally, on 17th of November 1956, Jammu and Kashmir Constitution was completed, and it was finally on 26th of January 1957 कि जो जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशन है कैम इनटू इफेक्ट। और ये जो जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का जो इफेक्ट का डेट था ये भी 26 जनवरी ही रहा, ताकि यूनिफॉर्मिटी रही इन द रिपब्लिक्स डे। इंडिया का भी जो रिपब्लिक डे है वो 26 ऑफ जनवरी ही है। इस तरह से ये दो कंसेप्ट थे। एक कंसेप्ट यूएनओ से रिलेटेड था, होप आपको वो समझ आया होगा, और दूसरा कंसेप्ट जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर है इससे रिलेटेड था। ये दो कंसेप्ट थे जो हमने पहले दो वीडियो लेक्चर्स में नहीं समझे थे। तो हम जल्दी से कोशिश करते हैं इस पूरे वीडियो लेक्चर को रिकैप करने की। We started that Bakshi Ghulam Muhammad in 1953 was made the next Prime Minister of Jammu and Kashmir, and he received huge funds from the government of India to implement the Naya Kashmir Manifesto, the economic domains, the economic parameters of the Naya Kashmir Manifesto. Naya Kashmir Manifesto was a resolution, was a document during the convention held by the National Conference Working Committee in Sopore, wherein the Naya Kashmir Manifesto of 1944 was passed. This Naya Kashmir Manifesto was passed on the 29th of September 1944. It was divided into two parts. One deals with the economic structure of the Jammu and Kashmir, in what way may have an equitable distribution of economic growth, and finally the second part deals with the constitutional structure of Jammu and Kashmir. And to implement the Naya Kashmir Manifesto, he received huge funds from the government of India and took many steps for the upliftment of the Jammu and Kashmir economy. After that, Bakshi Ghulam Muhammad took many steps to modernize the Jammu and Kashmir, and that is why he is also called as the modernizer of the Jammu and Kashmir. Many steps were taken by Bakshi Ghulam Muhammad, and the notable one was the permit system, which was a provision during the Dogra regime in Jammu and Kashmir, wherein any outsider before entering in Jammu and Kashmir, he used to make a permit system, and this permit system was abolished by the Bakshi Ghulam Muhammad, and as it was observed that it was a great hurdle for the economic prosperity of the Jammu and Kashmir, or to encourage the tourists to visit towards the Jammu and Kashmir. So it was observed as a great hurdle, and finally the permit system was abolished by the Bakshi Ghulam Muhammad. And most importantly, Banihal Tunnel, which was named as per the Jawaharlal Nehru Tunnel, was also laid down during the Bakshi's regime from 1954 to 1956, and on 22nd of December 1956 this Banihal Tunnel was made operational for all weather connectivity. And after that, mobile schools were established during the Bakshi's reign, or many other steps were developed. Most importantly, lift irrigation facilities were given to peasant community for the better agricultural growth. And after that, many other steps were taken, many other initiatives were taken to uplift Jammu and Kashmir economically, culturally, socially, and politically. And after that, in 1963, K. Kamaraj, a senior member of the Congress, issued a Kamaraj plan, wherein he advised all the Congress members or its allies to resign from their membership and do constructive work. Finally, Ghulam Muhammad Sadiq became the third Prime Minister of Jammu and Kashmir. Ghulam Muhammad Sadiq was having a liberal policy. He also took many initiatives to freed people of Jammu and Kashmir from many sort of exploitation. And most important step taken by the Ghulam Muhammad Sadiq's regime was that in 1964, Sheikh Muhammad Abdullah was released during the Ghulam Muhammad Sadiq's tenure. And the second important step is that the position of Prime Minister was changed to Chief Minister, and the position of Sadr Riyasat was changed to Governor via 6th Constitutional Amendment Act of 1965. Most importantly, the state emergency provisions as per the Indian Constitution were not applicable to India before the tenure of the Ghulam Muhammad Sadiq, and Ghulam Muhammad Sadiq applied Article 356 and Article 357 to Jammu and Kashmir.
Finally, on 10th of December 1971, Ghulam Muhammad Sadiq died, and it was on 12th of December 1971 that Sayyid Mir Qasim, the cabinet member of the Ghulam Muhammad Sadiq, was sworn in as the next Chief Minister of Jammu and Kashmir, because the position of Prime Minister was now permanently abolished in the Jammu and Kashmir, and now Sayyid Mir Qasim became the next Chief Minister of Jammu and Kashmir. And after that, we understood the two concepts, one related with the UNO, other related with the constitutional structure of Jammu and Kashmir. We learned that on 30th of October 1947, Indian Army successfully defeated tribals, but tribals were still successful in occupying 78,114 square kilometers of territory of Jammu and Kashmir, of which India is claiming it is a Pakistan occupied Jammu and Kashmir. On this very claim, Prime Minister of India Jawaharlal Nehru went to UNO in January 1948 and laid the claims on these territories which were illegally occupied by the Pakistan, wherein the UNO Security Council, in its judgment, in its resolution number 47 dated 21st of April 1948, stated that Pakistan must vacate the areas it had occupied from Jammu and Kashmir. India to keep minimum forces within Jammu and Kashmir so that law and order may get maintained and a peaceful atmosphere may be maintained, so that an impartial plebiscite or referendum may be held. But these all steps were not implemented, and finally, on account of this resolution, a ceasefire, Karachi ceasefire agreement of 1949 was signed between India and Pakistan, wherein both countries agreed for the ceasefire, and the issue of this very resolution was kept unresolved. And the second concept we learned was about the constitutional structure of Jammu and Kashmir. It was in 1950, during the Prime Ministership of Jawaharlal Nehru, the National Conference passed a resolution declaring that the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir may be elected so that a constitution of Jammu and Kashmir may be framed. So accordingly, Dr. Karan Singh issued a proclamation wherein he declared that a Constituent Assembly would be elected on the basis of universal electoral franchise, that is one person, one vote and one value. And accordingly, preparations were started for the smooth conducting of the elections, and one seat was kept for every 40,000 population. And finally, 75 seats were there, and all the 75 seats went to the National Conference. Now National Conference had the dominance over the constitutional structure, over the constitutional making. And it was in October 1951 when after the election of Constituent Assembly, the first session of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was held. It was finally on 17th of November 1956 that the Constitution of Jammu and Kashmir was completed, and it was on 26th of January 1957 that Jammu and Kashmir Constitution came into effect. Hope you all have understood all the concepts very clearly. If still you have any confusion, do write in the comment box. Furthermore, if you are new to this channel, do subscribe the channel, do hit the bell icon so that whenever we upload a new video, you may get our latest notification. So this is all in this today's video lecture. We will be back in the next video lecture. Till then, stay blessed. Allah Hafiz. Fi Amanillah.